जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उपकार क्लासेस आरबीएल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कल की वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा। 104 क्वेश्चन तक हमने कर लिया था। आज उसी के आगे देखेंगे, 105 नंबर से हम लोग देखेंगे और इसी प्रकार हम लोग पूरी यूथ की बुक को समाप्त कर देंगे और उसके बाद फिर अच्छे से रिवीजन करेंगे। मेन उद्देश्य हमारा है कि आप लोगों का अच्छे से रिवीजन कराना है, क्योंकि रेलवे में बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, अधिकांश क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो हम लोग देखेंगे, बढ़िया से अच्छे से रिवीजन करेंगे ताकि साइंस की वजह से किसी भी बच्चे का सिलेक्शन ना रुक सके। अधिकांश बच्चे साइंस में ही परेशान होते हैं। तो यहाँ पे है 105 नंबर क्वेश्चन। रिक्तिकाएं पादप कोशिकाओं में कलाबद्ध संरचनाएं होती हैं। कोशिका के कार्य और संरचना को संबल प्रदान करने में उनकी मुख्य भूमिका क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका को स्फीति और कठोरता प्रदान करना। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे आप देखेंगे, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है क्योंकि, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ये पादपों की कोशिकाओं को विभिन्न प्रकार के बाहरी प्रभावों से बचाते हैं। 7 नंबर है डैश डैश में रासधानियाँ मुख्यतः बड़े आकार की होती हैं। तो इसमें पादप कोशिका, आंसर क्या हो जाएगा पादप कोशिकाओं में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर हो गया। 8 नंबर देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से क्या जंतु कोशिकाओं में छोटे आकार का होता है जबकि पादप कोशिका में ये आकार में बहुत बड़ा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रसधानी। क्या हो जाएगा? रसधानी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अधिकांश परिपक्व पादपों की कोशिकाओं में एक होता है जो कोशिका की स्फीति को बनाए रखने और अपशिष्ट सहित महत्वपूर्ण पदार्थों को संग्रहित करने में मदद करता है। तो ये होता है बड़ी केंद्रीय रसधानी। इसका आंसर हो जाएगा बड़ी केंद्रीय रसधानी। अगला क्वेश्चन है, जब पानी द्वार कोशिकाओं में प्रवेश करता है तो द्वार कोशिकाएं डैश डैश और रंध्र डैश डैश होते हैं। तो इसमें उभर जाती है और खुल जाते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आराम से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। निम्नलिखित में से पादप कोशिका का कौन सा बड़ा अंग प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है? तो प्रकाश संश्लेषण में प्लास्टिड जो होता है यही मदद करता है। 12 नंबर है, निम्नलिखित में से कोशिकीय अंगकों में से कौन सा या कौन से विशेष रूप से पादप कोशिकाओं में पाया जाता है या पाए जाते हैं? तो इसमें देखेंगे कौन सा हो जाएगा लवक, रसधानी और अगला हो जाएगा कोशिका भित्ति। यही 3 पाए जाते हैं। ठीक है, बी, डी और ई ऑप्शन दिया होगा कहीं पे। बी ऑप्शन सही है। देखो, बी, डी और ई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पादपों में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर स्थित कठोर बाह्य आवरण को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पादप कोशिका में संग्रहित वसा को शर्करा में रूपांतरित करने के लिए उत्तरदायी है? तो इसका आंसर है आपका ग्लाइऑक्सीसोम। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंगलक केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा हरित लवक। क्या आंसर हो जाएगा?
हरित लवक। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 16 नंबर है, एक कोशिका को दूसरी कोशिका में जोड़ने वाली कोशिका द्रव्यी तंतु कहलाती है, तो इसे हम जीव द्रव्य तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव द्रव्य तंतु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित चित्र में दिखाया गया है कोशिका पादप में कहाँ पाई जाती है, तो इसमें आंसर हो जाएगा जड़ में। इस प्रकार की आकृति जो है कहाँ पाई जाती है, तो जड़ में पाई जाती है। ठीक है, जड़ में। अगला है लवक और सूत्र कणिका में क्या समानताएं पाई जाती हैं, क्या अंतर होता है, आपसे पूछना चाह रहा है। तो आंसर बहुत अच्छा है इसका, दोनों में अपना अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों। ठीक है। 19 नंबर है, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है, तो 19 का हो जाएगा ए ऑप्शन को, क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है। 120 नंबर है, अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर कहाँ संचित किया जाता है, तो ये संचित किया जाता है रसधानियों में। पर्णहरित, क्लोरोफिल, वर्णक कोशिका के इनमें से किस घटक में मौजूद होता है, तो ये हरित लवक। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग केवल पादपों में पाए जाते हैं, तो ये हो जाएगा लवक। क्या हो जाएगा? लवक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब आप किसी पादप कोशिका, कवक कोशिका या जीवाणु कोशिका को एक अत्यधिक तनु बाह्य माध्यम में रखते हैं तो पादप कोशिका या कवक कोशिका जल को अवशोषित करेगी किंतु फटेगी नहीं, जबकि जंतु कोशिका फट जाएगी। पादप कोशिका का कौन सा भाग उसे आने वाले जल के दाब का सहन करने में सहायता करता है, तो आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। क्या? कोशिका भित्ति। अगला है 24 नंबर, निम्नलिखित आकृति में दिखाई गई पादप कोशिका में हम अपशिष्ट उत्पाद कहाँ पा सकते हैं, तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन, तीर 4 द्वारा दिखाए गए क्षेत्र में। निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका में स्टार्च, प्रोटीन और तेल कणिकाओं का संग्रहण होता है या करता है, तो हो जाएगा अवर्णीय लवक। अगला हो जाएगा 26 नंबर, निम्नलिखित चित्र में दर्शाए गए प्रकार की कोशिका पाई जाती है, तो ये पाई जाती है पत्तियों और प्ररोहों में। वायुतक कोशिकाएं डैश में पाई जाती हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा जलकुंभी। ठीक है, जलकुंभी। अगला है, रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं, तो रंगहीन लवक ल्यूकोप्लास्टिड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ल्यूकोप्लास्टिड। रंगहीन लवक जो होते हैं ल्यूकोप्लास्टिड कहलाते हैं। पादप कोशिकाओं की भित्तियाँ किससे बनी होती हैं, तो ये सेलुलोज से बनी होती हैं। पादप कोशिकाओं की भित्तियाँ किससे बनी होती हैं, तो बोलेंगे सेलुलोज से बनी होती हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो सेलुलोज और पेक्टिन दोनों से बनी होती हैं। अगर दोनों दिया है तो दोनों लगा देंगे, और नहीं तो फिर सेलुलोज केवल हो जाएगा। 31 नंबर है, कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हरित लवक। हरित लवक जो होते हैं यही उपयोग करते हैं।
क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो होता है क्लोरोफिल में उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। 33 नंबर दिया गया है, कह रहा निम्न में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? तो पादप कोशिकाओं में केवल आपका ये लवक पाया जाता है, लवक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक फलों और सब्जियों के रंगों के निर्धारण के लिए जिम्मेदार है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों। ये हो जाएगा एंथ्रोसाइनिन। यहाँ पे लिखा है एंथ्रोसाइनिन्स, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा एंथ्रोसाइनिन। ये देखो यहाँ लिखा भी है, ठीक है, एंथ्रोसाइनिन। अगला क्वेश्चन है पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये होता है एंथोसाइनिन। यहाँ सही लिखा हुआ है एंथोसाइनिन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। 37 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? तो क्लोरोफिल जो होता है पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, क्लोरोफिल। निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? तो क्लोरोफिल, याद रखना। 38 नंबर है उस वर्णक का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधों का रंग हरा होता है? तो क्लोरोफिल, याद रखना। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, घुमा घुमा करके, इसको याद रखना आप लोग। अगला देखेंगे ऊतक, जंतु ऊतक, ठीक है। पशु शरीर में उपकला ऊतक का प्राथमिक कार्य क्या है? तो ये आवरण और सुरक्षा करते हैं। क्या? आवरण और सुरक्षा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख की अस्तर को कवर करता है? तो सल्की उपकला। क्या होते हैं? सल्की उपकला। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मस्तिष्क और मेरुरज्जु से बना होता है? मस्तिष्क और मेरुरज्जु से बना होता है, इसे तंत्रिका ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? तंत्रिका ऊतक कहते हैं। अगला है संयोजी ऊतक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? संयोग तो स्नायु अस्थि को अस्थि से जोड़ने में, कंडरा पेशियों को अस्थि से जोड़ते हैं। अगला है अवकाशी संयोजी ऊतक त्वचा और पेशियों के बीच पाया जाता है। वसा संग्रहित करने वाला वसा ऊतक त्वचा के ऊपर पाया जाता है। तो इसका सही हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। वसा भंडार करने वाले वसा ऊतक मुख्य रूप से त्वचा के नीचे पाए जाते हैं। अगला है जब कोई क्रिया या गतिविधि की जानी हो तो जानवरों में कौन सा ऊतक अंतिम कार्य करता है? तो उसे पेशीय ऊतक कहते हैं, पेशीय ऊतक हो जाएगा। अगला है मानव शरीर का कौन सा अंग स्तरित सल्की एपिथीलियम से बना होता है? तो त्वचा। त्वचा। अगला है बहुत सारे तंत्रिका रेशे के द्वारा एक साथ मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं, उसे कहते हैं संयोजी ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजी ऊतक। अगला है निम्नलिखित कथनों में से पेशीय ऊतक के बारे में गलत कथन की पहचान कीजिए। तो गलत कथन कौन है, इसका पहचान कीजिए। इसमें हो जाएगा पेशीय ऊतक घनाकार कोशिकाओं से बने होते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एपिथीलियमी ऊतकों का कार्य करता है?
तो ये सुरक्षा सुरक्षा आंसर इसका हो जाएगा सुरक्षा, डी ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक विकल्प को छोड़कर सभी संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं? तो ये ट्रैकीड, जिसे वाहिनिका कहते हैं, वाहिनिका। अगला है, हमारे शरीर में गति के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है? तो गति करने के लिए ये मांसपेशियां ऊतक जो होता है, मांसपेशीय ऊतक, यही जिम्मेदार होता है। कई बार देखो परीक्षा में पूछा भी गया है, तो याद करिएगा। 25 और 24 में पूछा गया, तो आगे 26 में भी अब आने की संभावना है दोस्तों। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एपिथीलियमी ऊतक की एक विशेषता नहीं है? तो ये हो जाएगा डी, इनमें बाह्य रेशेदार आधार झिल्ली द्वारा उसे नीचे रहने वाले ऊतकों से अलग किया जाता है, यही गलत है। अगला है 151 नंबर, देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्क नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है? तो ये हो जाएगा उपकला ऊतक। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा मानव शरीर के संचलन के लिए मुख्यतया उत्तरदायी है? तो ये हो जाएगा तंत्रिका और पेशीय ऊतकों का संयोजन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, हड्डी निम्न में से किस प्रकार के ऊतकों का उदाहरण है? तो ये हड्डी जो है संयोजी ऊतक होते हैं। अस्थि या हड्डी ऊतक एक ठोस, दृढ़ एवं मजबूत संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक का मुख्य कार्य शरीर के सभी ऊतकों तथा अंगों को आपस में जोड़ना, अंगों एवं शरीर को आकार देना तथा उसे बनाए रखना। अगला है, इनमें से कौन सा ऊतक की मरम्मत में मदद करता है? तो ये हो जाएगा एरियोलर। अगला क्वेश्चन है, एक विशेष जंतु ऊतक द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों का उल्लेख नीचे किया गया है। तो इसमें अवकाशीय ऊतक सही हो जाएगा, इसका आंसर देख पाएंगे अवकाशीय ऊतक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, हमारे शरीर में वसा संचयन ऊतक कौन सा है? तो वसा संचयन ऊतक जो है हमारे शरीर में कौन सा है? तो आप देखेंगे ये है आपका एडिपोज ऊतक, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, ऊतक क्या होता है? तो बताएंगे ऊतक जो हैं क्या होते हैं? वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने में समान होते हैं, उन्हें हम ऊतक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊतक 4 प्रकार के होते हैं, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक। अगला क्वेश्चन है, उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है और जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषज्ञता प्राप्त होते हैं, ठीक है, को क्या कहा जाता है? तो इसे भी ऊतक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त और हड्डियां डैश के उदाहरण हैं? तो ये भी संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। रक्त और हड्डियां किसके उदाहरण हैं? संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचाने? तो हड्डी जो है, हड्डी को हम कहते हैं हमारी संयोजी ऊतक है, हड्डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक संयोजी ऊतक है? तो ये हमारा जो हड्डी है, अभी बताया हड्डी संयोजी ऊतक है। मुंह की परत डैश से बनी होती है, तो ये पपड़ीदार उपकला से बनी होती है, पपड़ीदार उपकला से बनी होती है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा होता है? तो जो हमारे शरीर की त्वचा होती है वो सबसे बड़ी होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच डैश ऊतक होते हैं? तो वसा, इसका आंसर हो जाएगा वसा। अगला है क्वेश्चन दोस्तों, डैश ऊतक हमारे मुंह
की आंतरिक स्तर को बनाए रखते हैं? तो इसमें हो जाएगा स्तरीकृत स्क्वैमस एपिथेलियम। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर 166 नंबर। डैश डैश ऊतक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती हैं, उसे कहते हैं संयोजी। क्या कहते हैं? संयोजी कहते हैं, संयोजी। अगला है पेशीय ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो बोलेंगे 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत कौन सी होती है? तो ये होती है एपिडर्मिस। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, एपिडर्मिस। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा है? तो सबसे बाहरी हिस्सा ही एपिडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संयोजी ऊतक नहीं है। संयोजी ऊतक नहीं है, कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन, जो कि नहीं है। संयोजी ऊतक नहीं है। तंत्रिका कोशिका। अगला है किस प्रकार की कोशिका में त्वचा बनती है? किस प्रकार की त्वचा बनती है? तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन, अधिचर्म कोशिका। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, अधिचर्म कोशिका। अगला है क्वेश्चन डैश डैश ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एपिथीलियल। एपिथीलियल, एपिथीलियल जो है इसका आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है आप देख सकते हैं। अगला है हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं डैश डैश में पाई जाती हैं। तो बताएंगे आप, संयोजी ऊतक में पाई जाती हैं। अगला है अवकाशोतक डैश डैश के बीच एक पूरक ऊतक का काम करता है, उसे हम त्वचा और मांसपेशियां कहते हैं। तो त्वचा और मांसपेशियां इसका आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में लार संवहनीय ऊतक का उदाहरण है। तो ये है रुधिर, जो हो जाएगा लार नहीं, लाल। निम्न में लाल संवहनीय संयोजी ऊतक है तो रुधिर, रक्त मतलब रेड। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्लोएम में स्थानांतरण की प्रक्रिया की सर्वोत्तम तरीके से व्याख्या करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, यह एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है एक पौधे में टहनियों और जड़ों के शीर्ष पर तीव्र वृद्धि दिखाई देती है, तो ऊतक की कौन सी विशेषताएं इस अवलोकन का सपोर्ट करती हैं? तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन, घना कोशिका द्रव्य, प्रमुख केंद्रक और कोई रिक्तिका नहीं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पादपों को क्षतिग्रस्त ऊतकों को प्राणियों की तुलना में अधिक दक्षतापूर्वक पुनर्जीवित करने में सक्षम बनाती है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए। 178 नंबर का क्या होगा? अगला देखेंगे हम लोग विभाज्योतक ऊतक की कोशिकाओं में निम्नलिखित में से क्या अनुपस्थित होता है? तो इसमें रसधनी जो होते हैं अनुपस्थित होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पादपों के जटिल अस्थायी ऊतक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा, ये पादप की परिवहन प्रणाली के लिए आवश्यक है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कौन सा या कौन से तने और जड़ों में वृद्धि वाले भाग में विद्यमान रहता है तथा वह इनकी लंबाई में वृद्धि करता है? तो ये आ जाएगा आंसर इसका, केवल
शीर्षस्थल विभाज्योतक। निम्नलिखित में से कौन सी फ्लोएम की कोशिकाएं हैं? फ्लोएम की कोशिकाएं कौन सी हैं? तो इसका आंसर बताइएगा। फ्लोएम की कोशिकाएं ए ऑप्शन हो जाएगा, चालनी नलिका और साथी कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन है, डैश एक जटिल स्थायी ऊतक है। फ्लोएम जो होता है एक जटिल स्थायी ऊतक होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सरल स्थायी ऊतक नहीं है? ये ध्यान रखना, नहीं और हाँ। नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लोएम। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जटिल पौधों की एक विशेषता है जो कि उनको स्थानीय वातावरण में रहने के अनुकूल बनाती है? उसे संवहन ऊतक कहते हैं। संवहन ऊतक कहते हैं। अगला है, पैरेकाइमा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, यह पौधे के विभिन्न भागों जैसे प्रस्थानों और लताओं के तनों को बिना टूटे मुड़ने से सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक तनों में संवहनी बंडल के समीप पत्तियों की सिराओं में बीजों और फलों के कठोर छिलकों में उपस्थित होता है, उसे कहते हैं? आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, स्क्लेरेनकाइमा। अगला है, विभाज्योतक ऊतक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं लेकिन उनके पास डैश का अभाव होता है। किसका अभाव होता है? ये रसधानी का अभाव होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जटिल स्थायी ऊतक से संबंधित गलत कथन की पहचान कीजिए। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जटिल ऊतक में पैरेनकाइमा और कालेकाइमा शामिल हैं। 90 नंबर है, तने में डैश तने या जड़ के व्यास में वृद्धि करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाएगा सी ऑप्शन और बी ऑप्शन, दोनों हो जाएंगे इसमें आंसर। ठीक है, कैम्ब्रियम या पार्श्व विभाज्योतक कहते हैं, दोनों माना गया है। अगला है, फ्लोएम में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं मृत कोशिकाएं होती हैं? फ्लोएम में फ्लोएम रेशे जो होते हैं, आंसर ये हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, डैश के परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतक उत्पन्न होते हैं विभेदीकरण के दौरान। क्या हो जाएगा आंसर? विभेदीकरण, सी ऑप्शन। अगला है, पौधे में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होती है, ऐसा डैश दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, विभाजित ऊतकों जिन्हें विभाज्योतक ऊतक भी कहा जाता है के उन भागों में पाए जाने के कारण होता है। अगला क्वेश्चन दिया है, जाइलम का कार्य क्या होता है? जाइलम जल एवं खनिज का संवहन करना, इसका सी आंसर सही हो जाएगा। 94 का सी सही है। ठीक है, अगला है, जाइलम ऊतक के कौन से तत्व परस्पर जल संवाहक चैनल बनाते हैं? तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन, वाहिका और वाहिनिका। अगला क्वेश्चन है, डैश से प्राप्त जल तथा खनिज पदार्थों का वहन करता है जबकि डैश उन पत्तियों जहां प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद संश्लेषित होते हैं और कोलेनकाइमा पौधे के अन्य भागों तक वहन करता है, उन्हें कहते हैं जाइलम फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम कहते हैं। अगला है, पौधे में शीर्षस्थल विभाज्योतक ऊतक की स्थिति क्या होती है? उसे
तनों और जड़ों की वृद्धि वाले भाग में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल स्थायी ऊतक है? तो ये कहते हैं पैरेनकाइमा। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से चित्र ए और बी दोनों ही पौधों में पाए जाने वाले दृढ़ोतकों को दर्शाते हैं, फिर भी उनकी संरचनाएं अलग अलग क्यों हैं? तो कुछ बीच में पूछे जाते थे, 22 चॉइस में पूछे गए हैं। देखो फिगर वाले क्वेश्चन, तो इसका डी आंसर सही था उस समय। अगला क्वेश्चन है, पादपों में अपशिष्ट उत्सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो आप बताएंगे, देखेंगे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ पौधों में अपशिष्ट उत्पाद सरल जिसे रेजिन के रूप में संचित होते हैं, यही आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला है, पादपों में रेजिन और गोंद विशेषकर डैश में संचित होते हैं, तो ये हो जाएगा पुराने जाइलम। किसमें? पुराने जाइलम। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, ये भी चित्र वाला क्वेश्चन है। अगला देखो, पौधे में अपने अपशिष्ट उत्पादों को किन विभिन्न भागों में संग्रहित करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पत्तियों, रसधनियों और पुराने जाइलम में। 203 नंबर में देखिएगा, कह रहा है एक कटी हुई टहनी को रंगीन पानी में रखा जाता है, जैसे कि नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है। कुछ घंटों के बाद जब टहनी काट दी जाती है तब कैसा दिखाई देगा? रंगीन ऊतक कहाँ पाया जाता है? तो ए ऑप्शन सही इसका बताए हैं। ठीक है, चित्र ए। 104 दिया है, पौधों की पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को फ्लोएम के माध्यम से पौधों के किन भागों तक पहुंचाया जाता है? फ्लोएम का मतलब क्या होता है? पूरे शरीर में। जाइलम का कार्य होता है जल पहुंचाने का, फ्लोएम का कार्य होता है फल, पूरे शरीर में क्या भोजन पहुंचाने का कार्य होता है। तो जड़ों में, फलों में और विभाजित ऊतक के तरीके से पूरे पेड़ पे पहुंचाने का कार्य होता है। अगला है, निम्नलिखित में से क्या जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है, हमारी मेहनत पसंद आई है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपना प्यार बनाए रखिए। और जो भी साथी फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं वो जा कर के प्लेलिस्ट में हमने बना दी है, और वहाँ पे जा कर के अपना पुरानी वीडियो को देखिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और बार बार पूछे जाते हैं। आप जितने अधिक बार रिवीजन करेंगे, वहाँ पे क्वेश्चन सही होने की संभावना उतनी बढ़ जाती है। तो आज के लिए दोस्तों रखते हैं इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।